मेरा नाम सोना है। मेरी उम्र महज 18 साल है। मैं अपने आंगन में बिल्कुल मरी हुई हालत में बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, क्योंकि बिल्कुल मेरे सामने मेरे बाबा की डेड बॉडी रखी हुई थी। मुझे स्पष्ट रूप से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे घर में भूकंप आ चुका है। एक बेटी के लिए यह समय बहुत ही मुश्किल होता है जब उसका बाप मर चुका हो और उसकी अर्थी उसके सामने रखी हो। मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही था। जिस वक्त मुझे यह खबर दी गई थी कि मेरे बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कदमों तले जमीन खिसक चुकी हो, आसमान मेरे सिर पर आ गिरा हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी में ऐसा समय देखूंगी। अक्सर मेरे दिल में यह ख्याल आता था कि मेरी माँ इस दुनिया से जा सकती है क्योंकि वह बहुत बीमार रहती थी, लेकिन पापा के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। थोड़ी देर बाद ही मर्दों ने मेरे पापा की अर्थी को अपने कंधों पर उठा लिया और श्मशान घाट ले जाने लगे। मैं खूब रोई, चीखी। मेरा दिल किया कि मैं उनके पीछे भागूं, लेकिन मोहल्ले की औरतों ने मुझे थाम लिया। मैं बस बेबस निगाहों से अपने पापा को जाते हुए देख रही थी। मैंने अभी जवानी में कदम ही रखा था और मेरा बाप मुझे छोड़कर चला गया था। मैं उस वक्त रोशनी में खड़ी हुई थी, लेकिन जब मेरे पापा की अर्थी इस घर से गई तो ऐसा लगता था जैसे मैं अंधेरे में घिर गई हूं। मेरी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। अचानक ही मुझे मेरी माँ का ख्याल आया। मैंने तुरंत मम्मी बोलकर पुकारा और इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन मेरी मम्मी वहां मौजूद नहीं थी। उनकी आवाज अंदर से आ रही थी। मैं दौड़कर उनके पास गई, जो एक औरत के सीने से लगी खूब रो रही थी। मैं भागकर उनके सीने से लग गई और बेतहाशा चीख चीख कर मचलने लगी। मेरे लिए यह समय बहुत ही कष्टदायक था। काफी देर मम्मी के सीने से लगकर रोने के बाद मेरी तबीयत कुछ बहाल हुई। मोहल्ले की औरतें मुझे प्यार करके दिलासा दे रही थीं। बिटिया मत रो, तुम्हारे पापा ऊपर खुश रहेंगे। उनके अच्छे कामों को याद करके उनके लिए दुआ करो कि ऊपर वाला उन पर रहम करे। वह अब अच्छी जगह पर हैं। लेकिन मेरा बस नहीं चल रहा था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। ऐसा समय किसी बेटी पर न आए। मेरे होठों से लगातार बस यही दुआ निकलती जा रही थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था और मेहमान जाने शुरू हो गए थे। अभी थोड़ी देर पहले जो हमारा घर मेहमानों से भरा हुआ था, अब बिल्कुल खाली हो चुका था। घर में कोई भी मौजूद नहीं था। मैं कोने में बैठी हुई बहुत उदास थी। मेरी निगाहें मेरे पापा की उस जगह पर थीं जो उनके लिए खास थी। वह वहां आकर बैठते थे, वहां बैठकर मोबाइल चलाते थे, खाना खाते थे। अपनी इबादत भी वह वहीं बैठकर किया करते थे। लेकिन अब वह वहां नहीं थे। मगर मुझे न जाने क्यों ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह वहीं बैठे हुए हैं। अचानक मेरी माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखा था और मुझे अपने गले से लगाते हुए बोली, सोना मेरी बच्ची, हिम्मत करो, क्यों इतनी निराश होती हो? मोहल्ले की औरतें ठीक कहती हैं, तुम्हारे पापा अब अच्छी जगह हैं और हम बुरे। तुम दुआ करो कि ऊपर वाला उन पर करम करे। जबकि मैं बिल्कुल खामोश थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने अपने पापा को खो दिया है। सुबह काम पर जाने से पहले मैंने अपने पापा से ढेर सारी बातें की थीं। उनको दिलासा दिया था कि किसी भी तरह की परेशानी हो तो आप मुझसे कहना, मैं आपकी मदद करूंगी। अब मैं नौकरी करने लगी हूं। जबकि पापा मुस्कुराकर बोले थे, बस अब इसी बात का तो मुझे हौसला हो चुका है कि मेरा बेटा आ चुका है जो मेरा बाजू बन गया है। मेरे पापा हमेशा मुझे मेरा बेटा बोलकर पुकारते थे और मैं भी उनकी इस बात पर मुस्कुरा दिया करती थी। काफी देर माँ के सीने से लगने के बाद मुझे सुकून आया और मैं कब उनकी गोद में ही सो गई, मुझे कुछ पता नहीं चला। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो परसा के लिए लोग आ रहे थे जो मम्मी के पास बैठकर उनका गम हल्का करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे अब घबराहट होना शुरू हो गई थी। मेहमानों का आना, ये बातें करना, मेरा दिल ऐसा लग रहा था जैसे मर गया हो। मैं खामोशी से उठकर ऊपर छत पर आ गई और खुले आसमान के नीचे बैठकर तारों को देखने लगी। आंखों से आंसू ऐसे निकल रहे थे जैसे पानी हो, बाढ़ की तरह। सब बुरे लग रहे थे, अपने अपने नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सब खत्म हो चुका है, सब बर्बाद हो चुका है, जिंदगी रुक चुकी है। परिवार वाले बुरे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सब मेरे दुश्मन हैं, सिर्फ मैं हूं जिससे रहम की दरकार है। लेकिन मैं जानती थी कि मेरी ये सोच गलत है। किसी का कोई कसूर नहीं है। मारने और बचाने की ताकत तो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में होती है। हम या कोई और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उस वक्त हर जुबान अजीब लग रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और अपना आप संभालकर नीचे आ गई। मेहमान अब जा रहे थे। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। लगभग मौत के पूरे 10 दिन बाद मैं अपने काम पर लौटी, क्योंकि अब घर का खर्च मेरे ही हाथ में था। मम्मी की हालत बहुत नाजुक हो रही थी। पापा के पास इतनी सेविंग्स नहीं थी जिससे हमारा आराम से गुजारा हो सकता। लेकिन जब मैं काम पर पहुंची तो मालिक ने मुझे देखते ही झिड़क दिया, तुमसे मैंने पहले ही कहा था कि तुम वक्त पर यहाँ आओगी। अगर तुमने देर की तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। दरअसल मैं एक कंपनी में काम करती थी जहां मैं बॉस की असिस्टेंट थी। उनके हर काम की जिम्मेदारी मुझ पर थी। अभी मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, इसलिए मैं यह काम भी बड़ी खुशदिली से कर रही थी, क्योंकि इससे मुझे अच्छी तनख्वाह मिल जाती थी, जिससे मेरी इच्छाएं पूरी हो जाती थीं। लेकिन अब मुझे अपने घर का खर्च चलाना था। उनकी बात सुनकर मैं तुरंत उनके पैर के पास बैठ गई और हाथ जोड़कर बोली, सर प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। मेरे पापा का निधन हो गया था, जिसकी वजह से मैं आने में असमर्थ थी। लेकिन अब मैं वादा करती हूँ कि न तो कोई छुट्टी करूंगी और न ही देर से आऊंगी। आप मुझ पर रहम कीजिए। मेरी बात सुनकर उन्होंने तुरंत मुझे झिड़क दिया और मुझे देखकर बोले, मौत सिर्फ एक दिन हुआ था। अगले दिन तुम्हारा गम मैं समझ सकता हूँ कि तुम नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद तुमने 8 दिन की छुट्टी की। मेरी वजह से बॉस ने मुझे इतनी बातें सुनाई जिसकी कोई हद नहीं है। अब मैं तुम्हें जैसे गैर जिम्मेदार लड़की को नहीं रख सकता। कल को तुम्हारी माँ मर जाएगी, तब भी तुम यही सब तमाशे करोगी, तब मैं क्या करूंगा? उस आदमी की बात मेरे दिल पर खंजर की तरह चुभी थी।
मैं फौरन अपनी जगह से खड़ी हुई और उस आदमी का गिरेबान पकड़कर उसे झंझोड़ दिया। भगवान न करे कि मेरी माँ को कुछ हो। तुम होते कौन हो ऐसी बकवास करने वाले? मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उस आदमी का सिर धड़ से अलग कर दूं, लेकिन उस वक्त मैं बहुत कमजोर थी। उसने फौरन ही सिक्योरिटी गार्ड को आवाज लगाई और मुझे बाहर निकाल देने का हुक्म दिया, जबकि मैं उसे कोसने लगी। तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। भगवान तुम जैसे लोगों को माफ नहीं करेगा। तुम लोग इस धरती के भगवान बने बैठे हो। तुम्हें ऊपर वाला किसी कीमत पर माफ नहीं करेगा। मेरे मुंह से जो आ रहा था मैं बोले जा रही थी, जबकि उसने मुझे बिल्कुल भी रियायत नहीं दी और नौकरी से निकाल दिया। बाप मर चुका था, नौकरी चली गई थी और मेरे पास न तो इतनी नॉलेज थी और न ही कोई ऐसा हुनर जिससे मैं काम करके घर में पैसा ला सकूं। मेरी आंखों से अब फिर आंसू रुक रुक कर बहने लगे। मुझे बेहद तकलीफ हो रही थी कि यह मेरे साथ क्या हो गया है। मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए था। मुझे उस आदमी से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि अगर मैं उसके कदमों में बैठ जाती तो यकीनन वह मेरी मदद कर देता। मुझे अब बहुत अफसोस हो रहा था। मैं चलते चलते फुटपाथ पर ही बैठ गई, सिर हाथों में गिराए हुए अभी यही सोच रही थी जब अचानक एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। वह गाड़ी किसी अमीरजादे लड़के की लग रही थी। उसने शीशा नीचे किया और मुझे देखकर बोला, कितना लेती हो एक रात का और दिन में क्या करती हो? उसकी बात सुनकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे कदमों तले जमीन खिसक गई हो। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं थी जो उसकी बात का मतलब नहीं समझती। मैं उसे देखते हुए बोली, दफा हो जाओ यहाँ से बेशर्म इंसान। अभी शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर लूंगी। तुमने क्या मुझे उन 2 नंबर औरतों की तरह समझ लिया है जो पैसों की हवस के लिए अपना जिस्म बेच देती है? मेरी बात सुनकर उसने फौरन ही अपनी गाड़ी स्टार्ट की और जोर से भगाता हुआ निकल गया। मुझे फिर रोना आ गया था कि मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल में क्यों आ गई है। बाप का जाना मुझे बिल्कुल बर्बाद कर चुका था। मैं रोते हुए अपने घर की ओर आने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं मम्मी को क्या बताऊंगी कि मेरी नौकरी चली गई है। वह तो वैसे ही बहुत परेशान है और इन 10 दिनों में ही मेरी माँ इतनी कमजोर हो गई थी जिसकी कोई हद नहीं थी। लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। मम्मी को बताना बेहद जरूरी था। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं थे कि मैं रिक्शा या टैक्सी कर सकती, इसलिए मैंने पैदल चलने पर ही खुद को राजी कर लिया। घसीट घसीट कर मैं खुद को घर ले आई। मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो रोजाना की तरह मोहल्ले की कुछ औरतें मेरी माँ के पास बैठी थीं और उनका गम हल्का करने की कोशिश कर रही थीं। कभी कभी मुझे मोहल्ले की इन औरतों पर रश्क आता था कि कितनी अच्छी औरतें हैं। मम्मी उनके आने से बहल जाती थीं और उनके साथ बातचीत में ही वक्त गुजार दिया करती थीं। मैंने मम्मी पर एक नजर डाली और खामोशी से कमरे में आकर पापा की उस जगह पर बैठ गई जो उनकी खास जगह थी। काफी देर तक मैं उनकी जगह पर बैठकर आंसू बहाती रही। उसके बाद जब सारी औरतें हमारे घर से चली गईं तो मेरी मम्मी कमरे के अंदर आईं। मुझे इस तरह रोते हुए देखकर वह मेरे पास बैठ गईं। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाते हुए बोली थी, क्या हुआ मेरी लाडो, क्यों रो रही है? कोई बात है तो मम्मी को बता। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और मैं मम्मी के सीने से लग चुकी थी। धीरे धीरे मैंने उन्हें हर हालात से आगाह कर दिया कि आज मेरे साथ कैसी जिल्लत हुई है। मेरी बात सुनकर मम्मी ने मेरे सिर पर चपत लगाई और मुझे देखते हुए बोली, अरे बुद्धू, इतनी छोटी सी बात पर ऐसे आंसू बहा रही है? तेरी माँ मरी नहीं है, अभी जिंदा है, सिर्फ बाप ही गया है। तू क्यों इतना परेशान होती है? मेरी बेटी की अभी खेलने कूदने की उम्र है। तुझे जो चाहिए, जो भी ख्वाहिश है मुझे बता। कोई जरूरत नहीं है किसी भी जगह धक्के खाने की। जो होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है। तेरे बाबा तो बिल्कुल ही खिलाफ थे कि तेरी नौकरी लगे। अगर अब लग गई थी तो शुक्र था, अब नहीं है तब भी शुक्र है। इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं नौकरी करूंगी, अपनी बच्ची का पेट पालूंगी, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी, उसकी शादी धूमधाम से करवाऊंगी। मैं जानती थी मेरी माँ मुझे बहला रही है। असल में तो बात कुछ और ही थी। काफी देर रोने के बाद मैं अब मम्मी से अलग हो गई थी और उन्हें देखते हुए बोली थी, आप भी परेशान मत होना मम्मी, कोई ख्वाहिश नहीं करेगी आपकी बेटी। मैं जल्दी ही अपने लिए नौकरी तलाश कर लूंगी और आपको परेशान भी नहीं करूंगी। उन्होंने मेरे आंसू पोंछे और ना में सिर हिलाते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं, जो चाहती हो वो मांगो। तुम्हारा बाप इस दुनिया से गया है लेकिन माँ है। वह बिल्कुल एक ढाल की तरह मेरे सामने खड़ी हो गईं। मैंने उनके हाथ चूमकर अपनी आंखों से लगा लिए और उनकी गोद में सिर रखकर लेट गई। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया। मैं रोज नौकरी की तलाश में निकल जाती थी, लेकिन नॉलेज कम होने की वजह से कोई भी मुझे नौकरी पर नहीं रख रहा था। एक रोज जब मैं नौकरी ढूंढने के बाद घर वापस आई तो मम्मी मुझे कहीं नजर नहीं आई। मैं हैरान हुई कि इस वक्त मम्मी कहाँ जा सकती है। मैंने पड़ोस वाली आंटी से भी पूछा कि मेरी मम्मी यहाँ पर आई है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। नहीं बिटिया, यहाँ क्यों आएंगी? तुम्हारी मम्मी तो घर से निकलती ही नहीं है। देखो, वो यहीं कहीं होंगी। जबकि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि वाकई वह ठीक बोल रही थी। पापा के इंतकाल के बाद मम्मी घर से निकली ही नहीं थी। मैं दूसरे घर में भी गई, लेकिन वहां से भी मुझे यही जवाब सुनने को मिला। ऐसे करते करते मैंने पूरा मोहल्ला छान मारा, लेकिन मेरी मम्मी किसी भी घर से बरामद नहीं हुई। मैं अभी रोते हुए अपने घर ही जा रही थी जब अचानक मुझे मेरी मम्मी गली के नुक्कड़ से आती हुई नजर आईं। मैं अपनी जगह पर खड़ी हो गई और हैरानी से उन्हें देखने लगी कि भला वह इस वक्त कहाँ से आ रही है। उनके माथे पर पसीने चमक रहे थे। साड़ी का पल्लू उन्होंने एक तरफ बांध रखा था। चेहरे पर लाचारी थी। न जाने क्यों मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रही थी। मम्मी मुझे गली में खड़ा देख बुरी तरह से बौखला गईं और मुझे देखते हुए बोली, अरे तुम इतनी जल्दी वापस आ गई? जबकि मैं उन्हें देखते हुए बोली थी, कहाँ से आ रही हैं आप, और यह आपका हुलिया कैसा हो रहा है?
उनके बाल भी गंदे हो रहे थे और कपड़ों पर भी धूल मिट्टी लगी हुई थी, जबकि उन्होंने सिर नामे हिलाते हुए कहा, मैं यहीं कहीं थी, तुम आज बहुत ज्यादा जल्दी आ गई कि नौकरी मिल चुकी है। वह मुझे बातों में लगाकर घर ले आई थी, मगर मैंने उनका हाथ फौरन ही थाम लिया और उन्हें अपने सामने करते हुए बोली, मम्मी, मेरी बात आप गौर से सुने और मुझे सच सच बताएं, आप कहाँ से आ रही हैं? मेरा माथा ठनक चुका था। उनकी हालत देखकर ही मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वह कहाँ से आ रही हैं, जब अचानक उन्होंने मुझसे मेरा हाथ छुड़ा लिया और नजरें चुराते हुए बोली, बस यही दूसरे मोहल्ले तक गई थी, जरा लोगों के घर में साफ सफाई करने, तो अच्छे खासे पैसे मिल गए हैं, राशन डलवा लेते हैं। और अभी वह अपनी बात पूरी करती जब मैं रोते हुए उनके कदमों में बैठ गई। उन्होंने बेयकीनी से देखते हुए कहा, तूने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं तेरे जीते जी किसी के घर की नौकरानी बन जाऊंगी? पापा तुझे रानी बनाकर रखते थे और तू दूसरों के घर की चाकरी करके आ रही है। मेरा तो दिल ही दहल गया था। जब वह फौरन अपनी जगह से खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए बोली, अरे तो इसमें क्या हो गया? कौन सा मैंने बाहर का कोई गटर साफ किया है या फिर कोई और हरकत की है? हक की रोजी कमाने के लिए ही गई थी, इसमें चाकरी की क्या बात आ गई है? और तुम्हारे पापा तो वैसे ही बहुत ड्रामेबाज थे, उनका बस चलता तो वह मुझे दीवार में चुनवा देते कि मेरी बीवी को कोई ना देखे, और अब देखो मुझे तन्हा छोड़कर इस दुनिया से चले गए हैं। वह अपने आंसू मुस्कुराहट में छिपाते हुए मुझसे नजरें चुरा रही थी, जबकि मैं उनकी बेटी थी, उनकी हर एक एक हरकत से वाकिफ थी। मैंने फौरन ही उनका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा तो उनकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। मैं फौरन उनके सीने से लग गई। उनके आंसू मुझे अपनी गर्दन पर गिरते हुए महसूस हो रहे थे। थोड़ी देर बाद वह मुझसे अलग हुई और बरामदे में बिछी चारपाई पर बैठते हुए बोली, मैं जानती हूं कि तुम बहुत ज्यादा उदास हो चुकी हो, यह वक्त हम सब पर मुश्किल का है, लेकिन अगर मैं सारी जिम्मेदारी तुम पर डालकर घर के कोने में बैठ जाऊंगी तो यह इंसाफ नहीं होगा। तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते थे और मैं चाहती हूं कि मैं तुम्हारी हर उस ख्वाहिश को पूरा कर सकूं जो तुम करना चाहती हो। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो और उसके बाद अपने लिए एक अच्छी जगह नौकरी तलाश करना। इसके बाद मैं आराम कर लूंगी। जब तक हमारे हाथ में कुछ अच्छा नहीं आ जाता तब तक मैं नौकरी करके इस घर का खर्च चलाने की कोशिश करूंगी। मम्मी की बात सुनकर मैंने सिर को ना में हिलाया और उन्हें तरीका नहीं होता, आप ऐसा नहीं करेंगी चाहे कुछ भी हो जाए। भाड़ में गए मेरे सारे ख्वाब, मुझे कोई ख्वाब पूरा नहीं करना। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपको एक अच्छी जिंदगी देनी है। आप मेरे साथ ऐसा जुल्म न करें, भगवान के लिए आप नौकरी न करें। मेरी बात सुनकर मम्मी अपनी जगह से खड़ी हो गई और साफ लहजे में बोली, देखो कल को मुझे तुम्हारी शादी करनी है और उसके लिए मुझे पैसे जमा करने हैं। अब अगर मैं किसी के घर में नौकरानी का काम कर रही हूँ तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। मैं किसी के साथ आशिक ही नहीं लड़वा रही और न ही कोई 2 नंबर काम कर रही हूँ। लोगों के घर की सफाई करूंगी, इस पर क्या हो जाएगा, हमारे घर का चूल्हा जल जाएगा। वह यह बोलकर किचन में चली गई और मुझे पैसे देते हुए बोली, खैर तुम सारी बातों को छोड़ो, मोहल्ले की दुकान से जाकर राशन ले आओ, रात के खाने के लिए आटा नहीं है। मेरी आंखों में ढेरों आंसू चमकने लगे थे। वाकई में उस वक्त इतनी बेबसी के मोड़ पर थी कि मैं न मम्मी को इनकार कर सकती थी और न ही उन्हें हाँ कह सकती थी। बस चुपचाप मैंने पैसे लिए और घर से बाहर निकल गई। घर से बाहर कदम रखते ही मेरे आंसू मेरे गाल भिगोने लगे। आंखों से आंसू टप टप बह रहे थे। एक लड़की के लिए यह वक्त बहुत मुश्किल होता है और ऐसा ही हाल कुछ मेरा था। एक लंबी दूरी तय करके मैं दुकानदार के पास पहुंची, कुछ सामान लेकर घर वापस आ गई। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो मम्मी किचन में बैठी आंसू बहा रही थी। मुझे मालूम था कि उनके लिए भी यह वक्त बहुत मुश्किल है। एक इंसान जो रानी की तरह रहता हो और फिर उसे नौकरानी बना दिया जाए तो तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। मैंने गहरी सांस ली और जोर से मम्मी को आवाज लगाई। राशन लेकर मैं किचन में दाखिल हुई। मम्मी ने अपने आंसू पोंछ लिए और मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, ले आई मेरी लाडो सारा राशन? मैंने सिर हाँ में हिलाया और सारा सामान स्लैब पर रख दिया। फिर फौरन उनके पास जाकर खड़ी हो गई। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। मैं रोजाना नौकरी की तलाश में निकलती, लेकिन मुझे मेरी पसंद की नौकरी नहीं मिल रही थी। जो नौकरियां मिल रही थीं वे बहुत ही वाहियात थीं, जिन्हें मैं कर नहीं सकती थी। बेशक हमारे घर में खाने की कमी हो गई थी, लेकिन मैंने खुद से वादा किया था कि मैं कभी भी ऐसी कोई गिरी हुई हरकत नहीं करूंगी जिससे मेरे पापा का नाम खराब हो। आज भी रोज की तरह का ही दिन था। मम्मी सुबह सवेरे अपनी नौकरी पर निकल चुकी थी और मैं बरामदे में बैठकर अखबार में अपने लिए नौकरी ढूंढ रही थी। अभी मैं अखबार का पन्ना पलट ही रही थी कि मेरी नजर एक पेज पर पड़ी। वहां जो लिखा था उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं उन शब्दों को बेयकीनी से देख रही थी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि अखबार में ऐसी बातें भी लिखी हो सकती हैं। मैंने अपना सिर झटक दिया और अखबार एक तरफ रख दिया। फिर उदास होकर बैठ गई। दिल बहुत भारी हो रहा था। आज मुझे पापा की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। मम्मी को नौकरी करते हुए 1 महीने का वक्त बीत चुका था और इस 1 महीने के बीच मुझे एक भी नौकरी नहीं मिली थी। न जाने ऐसा कौन सा वक्त आ गया था कि मुझे एक नौकरी भी नहीं मिल रही थी। जब पापा जिंदा थे तब मुझे ढेरों नौकरियों के ऑफर आते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया था कि जिन जगहों से मुझे ऑफर आए थे और जिन्हें मैंने मना कर दिया था वहां जाकर भी अब मुझे मना कर दिया गया था। थोड़ी देर और बीती थी जब हमारे बगल में रहने वाले मौसा जी फौरन भागते हुए आए। मुझे देखकर बोले थे, बिटिया तुम्हारी मम्मी रोड पर गिर गई है, उनकी हालत बहुत खराब हो रही है।